हाँ, सोच तो यही रहे हैं कि ले ले, समझे। अब यही सोच रहे हैं कि कौन खरीद के हमको दे दे, है ना जी। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उतना ही क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं पढ़ाई हुआ है, तो जितना पढ़ाई हुआ है उसी से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए ये लाइट और ऑप्टिक्स का है और बहुत सारा सेट करने वाले हैं, पहले भी हुआ है, तो आप हर सेट का एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है। आप पीछे भी लिखे तो बहुत बेहतर है। 15-15 क्वेश्चन का हम सेट करने वाले हैं, और अगर आप इसको पढ़ लिए तो एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइट से आपका छूटेगा नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, सभी जानते हैं क्या होता है, डायोप्टर। चलिए बहुत बेहतर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक पीछे ही क्लास में आपको बताया गया था कि लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान देंगे, इसको प्रकाशीय तंतु कहा जाता है बालक। ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई दिक्कत? एक मिनट रुकिए, थोड़ा माइक ले लेते हैं। ना ना, ऐसे हमसे ज्यादा हल्ला कर दे रहा है सब, अब इस सबसे ज्यादा हल्ला हम करेंगे। चलिए बालक, तो ऑप्शन नंबर 2 रहा हमारा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर। आपको शायद हमने बताया था कि प्रकाशीय तंतु नहीं लिख के ऑप्टिकल फाइबर लिख देगा, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस की ऊपरी मतलब आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। सुन लीजिए, पहले हमको बोलने दीजिए, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर कोई लेंस है और किसी प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है, आप बोले कि उसका आधा भाग हम काला कर देंगे, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिबिंब जितना था उतना ही रहेगा, उसमें प्रकाश का तीव्रता कम हो जाता है, मतलब ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, कम तीव्रता वाला, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बालक? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जितना बता रहे हैं सब पूछा हुआ है पहले का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। रुक जाइए, बिना जाने हुए आगे नहीं बोलना है, पहले समझिए। सबसे पहले ये बताइए कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी या अपसारी? अभिसारी या अपसारी? तो ध्यान देंगे, जब आप लिक्विड में डालेंगे, जब लिक्विड में डालते हैं तो ये अपना नेचर बदल भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है इसके अपवर्तनांक पर। तो याद रखिएगा, इससे संबंधित कंसेप्ट आपको बताएंगे कि अगर किसी लेंस को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो 3 केस बनता है। क्या बनता है सुन लीजिए। हमने बोला कि लेंस आप लिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। तो मान लीजिए कि क्राउन कांच का है तो इसका अपवर्तनांक 1.5 ले लेते हैं, और आप किसमें डाल रहे हैं, पानी में, लिक्विड में, तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। क्लियर है? तो यहाँ 3 केस होता है बालक, कि अगर आप किसी लेंस को लिए हैं और इसका अपवर्तनांक ज्यादा है और लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका अपवर्तनांक कम है, तो ये अपने नेचर में कोई बदलाव नहीं करता है। उत्तल है तो अंदर भी जाके उत्तल रहेगा, अवतल है तो अंदर भी जाके अवतल रहेगा। लेकिन अगर आपके लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया और कांच का अपवर्तनांक कम हो गया, तो ये अंदर जाके अपना नेचर चेंज कर देता है, उत्तल है तो अवतल बन जाएगा, अवतल है तो उत्तल। ये आगे भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर हो जाए, आप कहिएगा लिक्विड का भी अपवर्तनांक हम 1.5 ले लेते, तो बताइए क्या होगा। तो याद रखेंगे, जब लिक्विड का भी अपवर्तनांक सेम रहेगा और इसको आप डाल दीजिएगा लिक्विड में, तो इस स्थिति में फोकस दूरी अनंत हो जाता है और पावर हो जाता है 0 और एकदम कांच की तरह व्यवहार करेगा। इट बिहेव्स एज अ प्लेन शीट, ये समतल है, प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। कब? जब दोनों का अपवर्तनांक सेम होगा तब। तो याद रखेंगे, अभी का जो कंडीशन है इसके हिसाब से जब लिक्विड में डालते हैं और लिक्विड में जब पानी में डालिएगा तो ये क्या हो जाता है,
कम अपसारी हो जाता है। क्या होगा बालक? कम अपसारी। क्लियर है? इसका कंडीशन आगे अभी बताया जाएगा आपको, लेकिन याद रखिएगा ये पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये कम अपसारी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए, 5 नंबर। तरंग का लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, याद रखेंगे तरंग का लंबाई ज्यादा, इसका मतलब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो सघन कहेंगे कि विरल। माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो सघन कहेंगे कि विरल, विरल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर तरंग का लंबाई बढ़ रहा है इसका मतलब रोकने वाला कम है या नहीं के बराबर है, इसका मतलब अपवर्तनांक क्या हो गया है? घट गया है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में, अब ये कल बताए हैं, आपको बताया था कि एफ नाभ्यांतर, देखिए फोकस दूरी को नाभ्यांतर कहा जाता है, बताया था फोकस को नाभि भी कहा जाता है। कारण एफ नाभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि यही दूरी निश्चित होता है, बाकी तो अनिश्चित हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4f के बराबर, शायद हमने नोट नंबर 3 में लिखवाया है। चलिए याद रखिएगा बालक, जितना बताए हैं नोट में सब आपके एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बताइए, ये भी लिस्ट बनवाया गया है, ये भी डायग्राम से हमने समझाया है। एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। कहां पे? कहां पे बालक? देखो बहुत आदमी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो देखिए समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम देखो, ये बताइए कि वस्तु इधर रखिएगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक कहलाएगा, और ई करेगा नहीं हमको आभासी चाहिए तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, और उत्तल एक ही केस में यहाँ पे आभासी बनाता है। लेकिन इसके लिए वस्तु कहाँ रखे थे? तो फोकस और पोल के बीच में। लेकिन इस क्वेश्चन में पोल का नाम नहीं लिया, पोल को ध्रुव कहा जाता है। तो भले ही पोल नहीं है लेकिन लेंस तो कह रहा है ना जी, ये कहाँ रखे हैं? लेंस एवं फोकस के बीच। देखिए आप खोजते रह जाइएगा ध्रुव इसमें नहीं है, तो ध्रुव नहीं है तो लेंस का तो नाम है कि लेंस और फोकस के बीच में, तो बिल्कुल लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। और कहां बनता है? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, ये बताया था आपको, लिस्ट में बनाया जाता है। क्लियर है? तो देखिए इसमें चेंज क्या किया है, पोल को हटा के लेंस लिख दिया। यही अगर पोल हम लिख देते तो सब बता देता। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बदल भी सकता है, वो आपके हिसाब से सेट नहीं होगा। ठीक है? तो पोल नहीं है तो क्या है? लेंस है बालक। चलिए 8 नंबर में बात किया जाए। 8 नंबर में बताओ जी, ये बताए हैं हमको, याद है क्वेश्चन बताया गया हमको। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, बताइए किसी का ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन बताया जाए? क्वेश्चन समझ में आया है? नहीं, हम पढ़ रहे हैं, बोलो। बैग नहीं, इसका मतलब उसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा पहले हम पढ़ ले रहे हैं, अब क्या हम नहीं जानते, पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। कह रहे कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे ज्यादा, सुन लीजिए, क्रांति कोण का शर्त नंबर 1 कि प्रकाश सघन से कहा जाना चाहिए, विरल पालन कर रहा है। कह रहे क्रांति कोण कम होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान देंगे, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में कैसा संबंध है? उल्टा। तो आप बोलेंगे क्रांति कोण कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्रांति कोण कम होना चाहिए, तो क्रांति कोण को कम होने के लिए अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा किसका होता है? सही बताए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको भी जानकारी रखना होगा, आपको भी बताना होगा। आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहेगा बालक, समझदारी से काम लेना होगा। यहाँ पे हिंट दिया है कि क्रांति कोण सबसे कम होगा, तो क्रांति कोण सबसे कम होने के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देख के बताइए जल्दी, पहला कि दूसरा? सबको याद है? नहीं, आपको बताया गया था प्रिज्म से विचलन और न्यूनतम विचलन। हम बताए थे कि डेल्टा एम न्यूनतम विचलन बराबर ए म्यू -1। क्लियर है बालक? हम पढ़ाए थे।
तो आपने बोला था सर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो बताया गया था कि एक सबसे कम अपवर्तनांक है, इसमें से ज्यादा घटेगा तो रिजल्ट तो निगेटिव आ जाएगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि प्लस दिया है तो रिजल्ट कौन सा होगा? सेकंड। क्लियर है वाला? तो सही है सेकंड नंबर जो आपने बताया। चलिए 10 नंबर बताइए। 10 नंबर क्या कर रहा है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। शुरू के क्लास में बताया गया था कि प्रकाश को अगर अनुदैर्ध्य माना गया था तो ये ध्रुवण नहीं दिखा रहा था, बाकी सब दिखा रहा था, ध्रुवण नहीं दिखा रहा था। लेकिन जब प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग माना गया तो ये क्या दिखाना शुरू कर दिया जी? ध्रुवण। क्लियर है बालक? ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ये भी बताया आपको मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन और साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको मिग तृष्णा ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम कहा जाता है। बहुत सारा इस पे हम बात किया था। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर। रुक जाओ। ध्यान देंगे, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन मिले तो ध्यान से समझिए, जल्दी बनाने के चक्कर में मत रहिए, गड़बड़ हो जाएगा। आपने बोला सर लिखा है दूरदृष्टि दोष, तो याद रखेंगे जो दोष है वही दिख जाता है, वही दिखता है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब ये आदमी को दूर वाला दिख रहा है, तो कौन नहीं दिखेगा? नजदीक वाला। और नजदीक वाला देखने के लिए कौन सा लेंस? क्लियर है बालक? क्योंकि उत्तल दूर को नजदीक ला देता है और अवतल नजदीक को दूर कर देता है। तो याद रखेंगे जो दोष है वही आपको दिखता है। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष मतलब दूर वाला तो दिख ही रहा है, कौन नहीं दिख रहा है? नजदीक वाला। कौन सा लेंस? उत्तल। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका आप पहले एनालिटिकल सॉल्यूशन दिमाग में रखें, तर्क कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या कह रहा है, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। चलिए 30 नंबर बताइए। वर्ण विक्षेपण। चलिए ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, एक टर्म इसमें दो आप जानते होंगे, एक नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा हम बात कर लें। आपको हमने शायद बताया था कि एक अकेला प्रिज्म दो तरह का काम करता है, ठीक है? वर्ण विक्षेपण का भी काम करता है, विचलन का भी। मतलब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ेगा भी और मोड़ेगा भी, दोनों काम करता है। तो तोड़ने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण, मोड़ने की क्रिया को विचलन। अब आपने बोला दो तो है, लेकिन इसमें कहां दिया है बोथ? 1 तो नहीं दिया है। तो याद रखेंगे ई भी दिखाता है, आपको अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाना है, क्योंकि ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी, तो सभी का मतलब ई भी काउंट होगा। तो बिल्कुल बालक ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यही होगा। ये दो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें कहां बोला है कि पहला और दूसरा दोनों? अगर ऐसा रहता तो वही लेते हैं, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गुण ये दिखलाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। कोई दिक्कत बालक? चलिए नेक्स्ट, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट आया था। प्रकाशीय तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? ध्यान देंगे, प्रकाशीय तंतु संचार व्यवस्था में यूज होता है, कम्युनिकेशन में, और किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 15 बताइए, ये वाला ये आपको बताना होगा। ये बताए थे आपको, याद होगा, ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एक कांच लिया था और 3 कलर को पास करके हमने बताया था। कौन होगा जी? याद रखेंगे, अगर लाल नहीं रहता तब तो हमको सीरीज याद रखना पड़ता, लेकिन हम जानते हैं कि सर किसी भी कांच को पार करना हो तो लाल का तरंग का लंबाई भी ज्यादा होता है और मुड़ने वाला भी कम है, सबसे कम मुड़ने वाला है। तो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर आपतित होता है। इस सब देख के घबरा मत जाइएगा, तरंग को ही स्पंद, जो चलने का तरीका होता है उसको स्पंद कहा जाता है। शीशा मतलब कांच हो गया, ठीक है? कांच के पट्टी को स्लैब कहा जाता है। कह रहा है कि अभिलंब आपतित होता है, मतलब लंबे जगह से टकराता है। स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? तो ये सब जितना आप ऊपर पढ़ लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। एक ही चीज दिखाई दिया कि खाली पार करना है, वो लंबवत पार करे या बिना लंबवत पार करे, कभी भी पार करेगा तो सबसे पहले कौन रंग दिखाई देगा? लाल। क्यों दिखाई देगा? लाल रंग का तरंग का लंबाई ज्यादा होता है
और ये गुणता भी कम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। कोई दिक्कत बालक? तो बस इसको यहीं पर रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में 15 क्वेश्चन का सेट लेके हम आएंगे। बंद कर दीजिए, क्लोज।